ऑल राइट। हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉप 10 जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा पहला जजमेंट है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। देखिए, 2 JB का मतलब है 2 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया है। इसके फैक्ट्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा लॉ समझ लेते हैं कि इंडिया में कोई लॉ कैसे बनता है। देखिए, सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया के लिए किस तरीके से कानून बनता है। लोकसभा में पास होता है बिल, राज्यसभा में पास होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको एसेंट देते हैं, यानी प्रेसिडेंट हरी झंडी दे देते हैं कि ठीक है, ये लॉ बनने को तैयार है। जैसे ही प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, वो लॉ बन जाता है सेंट्रल लेवल पे। उसी तरीके से स्टेट में क्या होता है, जिस तरीके से लोकसभा होता है ना सेंटर में, वैसे ही हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जिस तरीके से लोकसभा होता है, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो बिल को आप असेंबली में पहले पास करोगे। जिस तरीके से राज्यसभा होती है, उसी तरीके से हर स्टेट में काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बिल को आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास करोगे, और उसके बाद फाइनली गवर्नर उस पर एसेंट देंगे। जिस तरीके से प्रेसिडेंट एसेंट दे रहे थे सेंट्रल लेवल पे, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे गवर्नर एसेंट देंगे। बस थोड़ा सा कैच यहाँ पे ये है कि काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं होती है। काउंसिल इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट में है, ठीक है, 6 स्टेट्स में। बाकी जहां पे भी काउंसिल नहीं है, वहां पे असेंबली ने बिल को पास करा। काउंसिल है नहीं, तो डायरेक्ट गवर्नर के पास चला जाएगा मामला कि गवर्नर को एसेंट देना है कि क्या करना है। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब मामला जो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु का हम केस पढ़ने जा रहे हैं। तमिलनाडु में काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो वहां पे कोई भी बिल असेंबली पास करेगी, और असेंबली पास होने के बाद डायरेक्ट गवर्नर के पास जाएगा। जब गवर्नर के पास कोई बिल जाता है, तो गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। देखिए, मान लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मान लीजिए एक बिल है, उसको असेंबली ने पास कर दिया। असेंबली से पास होने के बाद वो गवर्नर के पास चला जाएगा। अब आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास ये 3 ऑप्शन होते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो गवर्नर साहब चाहें तो उस पर एसेंट दे दें कि ठीक है, मैं तैयार हूं इसको लॉ बनाने के लिए। जैसे ही वो एसेंट देंगे, वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चीज़ लॉ बन जाएगी स्टेट लेवल पे। सेकंड होता है विथ होल्ड एसेंट। देखिए, विथ होल्ड एसेंट का मतलब ये नहीं होता कि एसेंट नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि असेंबली में बहुत सारे लोग होते हैं, कई सौ लोग असेंबली में बैठते हैं। अब उन्होंने लॉ बनाया, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब वो गवर्नर जो है वीटो कह सकते हैं कि नहीं भाई, हम तो नहीं देंगे एसेंट। ऐसा नहीं होता है। वो विथ होल्ड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि नहीं भाई, अभी मैं एसेंट नहीं देता हूँ। वो कुछ चेंजेस बता सकते हैं गवर्नर कि जाओ भाई, ये चेंजेस करके लाओ और फिर से पास करके लाओ। फिर उन्होंने असेंबली के पास भेजा, असेंबली चेंजेस करके लाएगी और उनके पास पेश करेगी। जब उनके पास पेश करती है, तो उनको अब एसेंट देना ही पड़ेगा। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ही विल हैव टू गिव एसेंट। ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है कि वो विथहोल्ड करेंगे कि अभी मैं एसेंट नहीं देता। वो कुछ चेंजेस बता सकते हैं कि ये चेंजेस करके लाओ। असेंबली के पास जाएगा वापस मामला। अब असेंबली चाहे तो उन चेंजेस को माने, चाहे तो उन चेंजेस को ना माने। उनका फैसला है, असेंबली का फैसला है। मानने ना मानने कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो फिर से पास करते हैं। पास करने के बाद एक बार फिर से प्रेसिडेंट गवर्नर के पास लाएंगे, और गवर्नर को अब एसेंट देना ही पड़ेगा। ये होता है विथ होल्डिंग एसेंट में। और थर्ड ऑप्शन है कि गवर्नर कह सकते हैं कि नहीं भाई, मैं इस पे मैं इस पे एसेंट नहीं दूंगा, मैं इसको प्रेसिडेंट के लिए रखता हूँ, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, आप इनको मिक्सअप नहीं कर सकते। या तो एसेंट दो, या तो उस टाइम पे विथहोल्ड करो, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रख दो। तमिलनाडु में क्या हो रहा था, अच्छा, इन सब के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 200 में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 2 महीने के अंदर एसेंट दे देना है, या 3 महीने के अंदर बता देना है कि भाई वापस आएगा तो एसेंट दे देना है। कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं लिखी है। तो तमिलनाडु में ये हो रहा था कि गवर्नर, असेंबली पास कर रही थी बहुत सारे कानून, 12-13 कानून ऐसे थे जो असेंबली ने पास किया, गवर्नर के पास भेजा, एंड गवर्नर वाज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। गवर्नर ना एसेंट दे रहे हैं, ना विथहोल्ड कर रहे हैं। तो बहुत गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया, तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी, उसने प्रेशराइज किया कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो। तो उन्होंने पहले कहा कि ठीक है, मैं विथहोल्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ चेंजेस वेंजेस बताए, और उसके बाद असेंबली ने फिर पास करके उनके सामने रखा। तो इस बार उनको एसेंट देना ही पड़ता, क्योंकि एक बार फिर पास होकर आपके सामने आ गया, तो आपको एसेंट देना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एसेंट देने के बजाय मिक्स कर दिया ऑप्शन को, और अब प्रेसिडेंट के लिए रख दिया। मतलब पहले विथहोल्ड किया,
उसके बाद असेंबली के पास गया, असेंबली ने फिर पास किया, इस बार उनको एसेंट देना ही पड़ता, लेकिन उन्होंने एसेंट देने के बजाय प्रेसिडेंट के लिए रख दिया। तो ये ऑप्शन क्या कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस को मिक्स कर सके, ये 3 इंडिपेंडेंट ऑप्शन है। पहली बार में आपके पास आता है, पहली बार आप एसेंट देने के बजाय बोल देते ये प्रेसिडेंट के लिए मैंने रख दिया है, लेकिन ये क्या कि आपने विथहोल्ड किया, फिर असेंबली ने फिर पास किया, फिर आपको एसेंट देना था, लेकिन आपने अब प्रेसिडेंट के पास के लिए रख दिया। यहाँ पे इशू हो गया और तमिलनाडु की सरकार जो है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इसका नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, अपने ही गवर्नर के खिलाफ चली गई। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने बोला कि ये इलीगल काम है, ये बिल्कुल नहीं अलाउ किया जा सकता कि आप ऑप्शंस को मिक्सअप कर दें और कोई एक्शन ही न ले। अगर आप गवर्नर हो, अगर आप प्रेसिडेंट हो, तो आपको टाइम के अंदर एसेंट देना पड़ेगा या बताना पड़ेगा असेंबली को कि आप क्या करना चाहते हो। आप इनडेफिनेट डिले नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा लिखा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी एक्शन लेना है, आपको इस टाइमलाइन के अंदर एक्शन लेना है, लेकिन उन्होंने बोल दिया। अच्छा, उन्होंने बोला कि इतना लंबा डिले था तमिलनाडु के केस में, 2-3 साल बीत चुके थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा था, तो हम उस पर डीम्ड एसेंट मानते हैं। मतलब कि इतना लंबा डिले हुआ और गवर्नर साहब ने कुछ किया नहीं, तो हम उस पर ये मान लेते हैं आर्टिकल 142 का यूज करते हुए। आर्टिकल 142 है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदेश दे सकती है। उस पावर का यूज करते हुए उन्होंने बोला कि भले गवर्नर ने एसेंट नहीं दिया, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने एसेंट दे दिया। बड़ी बात बोल दी 142 में डीम्ड एसेंट। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज, उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए टाइमलाइन इशू कर दिया कि आपको इतने टाइम के अंदर एसेंट देना ही पड़ेगा, आपको इतने टाइम के अंदर एक्शन लेना ही पड़ेगा। कहीं पे 1 महीना रखा, कहीं पे 3 महीना रखा। तुम सोचो कितनी बड़ी पोजीशंस होती हैं गवर्नर, कितनी बड़ी पोजीशन होती है प्रेसिडेंट। इनके पास क्लीमेंसी पावर होती है माफ करने की। अगर सुप्रीम कोर्ट तक ने किसी को कन्विक्ट कर दिया है, बोल दिया है कि नहीं भाई ये जेल में रहेंगे या इनका डेथ सेंटेंस होगा, सुप्रीम कोर्ट अगर अगर कन्विक्शन हो गया है तो भी प्रेसिडेंट और गवर्नर उस पर रोक लगा सकते हैं कि नहीं भाई माफ कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर टाइमलाइन फिक्स कर दिया कि आपको इतने टाइम के अंदर फैसला लेना पड़ेगा, और इतने टाइम तक आप फैसला नहीं लेते हो तो आपके एक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, यानी उसके खिलाफ केस हो जाएगा कि आपने इतने टाइम में क्यों नहीं किया। बड़ी बात कह दी। तो अब इतनी बड़ी पोजीशन से सोचो, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो होता है। प्रेसिडेंट अपने आप में सुप्रीम है इंडिया लेवल पे, स्टेट में गवर्नर अपने आप में सुप्रीम है, और वो एग्जीक्यूटिव टॉप पोजीशन हैं भाई। ऐसे नहीं कि मिड की पोजीशन है, लोअर पोजीशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ इंडिया है। और एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल टॉप पे है। तो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप क्लियर करो कि हमारी क्या पावर्स हैं, आप क्लैरिटी दो कि जुडिशली हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते ये डिसीजन आने के बाद। तो उन्होंने प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजा, और प्रेसिडेंट रेफरेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आर्टिकल 143 में भेजा जाता है, और जो ये होता है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट ही भेज सकती हैं और कोई नहीं भेज सकता। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा आप क्लैरिफाई करो कि हमारी क्या पावर है, क्या नहीं पावर है, क्या आप टाइमलाइन हमारे लिए इशू कर सकते हो, प्रेसिडेंट और गवर्नर जैसी पोजीशन के लिए आप इशू कर सकते हो टाइमलाइंस। ऐसे 14 क्वेश्चंस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे। अच्छा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की, एडवाइजरी नाम से ही आपको लग रहा है एडवाइस होती है सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट को। इसमें मिनिमम 5 जजेस बेंच बैठती है, मिनिमम 5 जजेस बैठते हैं, और ये एडवाइस होती है, यानी ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती। जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है, प्रेसिडेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने। और लाइकवाइज जो प्रेसिडेंट ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जवाब दे, चाहे तो ना दे। सुप्रीम कोर्ट में 14 क्वेश्चंस भेजे थे प्रेसिडेंट ने, जिसमें से कुछ का जवाब दिया गया और कुछ का जवाब नहीं दिया गया। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई। अब जो अर्लियर जजमेंट हमने पढ़ा है ना, वो 2 जजेस की बेंच का था। फिर प्रेसिडेंट ने जब पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए आप हमारी पावर्स को क्लैरिफाई करिए, तो ये 5 जजेस की बेंच बैठी और उसने क्लैरिफाई किया। उन्होंने बोला डीम्ड एसेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बोला प्रेसिडेंट गवर्नर बहुत टॉप पोजीशन है, उनकी पावर उन्हीं की पावर है। हम आर्टिकल 142 का यूज करके ये मान ले कि उन्होंने एसेंट दे दिया, जबकि उन्होंने एसेंट नहीं दिया था, ये नहीं हो सकता है, डीम्ड एसेंट नहीं हो सकता। दूसरा, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन इशू कर दिया कि 1 महीने के अंदर और 3 महीने के अंदर आप फैसला लो, ये नहीं हो सकता। और वेरी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अलाउड, यानी कि जो भी फैसला गवर्नर और प्रेसिडेंट ले रहे हैं
उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब आप उस पर केस कर दो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, उस पर जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ग्रॉसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा काम हो रहा है जो होना ही नहीं चाहिए था, उस केस में लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अलाउड होगा। लेकिन नॉर्मल रूल ये रहेगा कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उन सारे कामों का। दो केसेस हो गए हमारे, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो गया और एक स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। थर्ड पे आते हैं, गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट। देखिए, जो मिस गायत्री थी ना, ये इस कंपनी जो आईएसजी नोवासॉफ्ट है, इसकी एक एम्प्लॉय थी। इनके अपने कंपनी से कुछ इश्यूज हुए, मामला गया आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेशन में सुनवाई हुई और आर्बिट्रेशन में जो फैसला आता है, बोलते हैं देखो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का फैसला है, ठीक है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने क्या फैसला दिया भाई? उन्होंने बोला कि गायत्री जी को 2 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। बट मिस गायत्री सेड की बहुत सारी बातें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने मेरी नहीं सुनी है, मेरे और भी बहुत सारे क्लेम्स थे जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने ठीक से डिसाइड नहीं करा है। तो 2 करोड़ रुपए उनको मिले थे, बट फिर भी उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अपील करी, ठीक है। एक जज की बेंच ने अपील सुनी और बोला कि 2 करोड़ रुपए तो गायत्री जी को मिलने ही चाहिए, साथ में उनको 1.6 करोड़ रुपीस और मिलने चाहिए। तो 2 करोड़ रुपए जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने बोला था वो तो रखा ही, साथ में 1.6 करोड़ रुपए और अवार्ड कर दिया। फिर इसकी अपील हुई 2 जजेस की बेंच के पास, मद्रास हाईकोर्ट में ही। पहले 1 जज की बेंच ने सुनाया फैसला, लेकिन उसकी अपील गई 2 जजेस की बेंच के पास। उसने बोला कि देखो 2 करोड़ रुपए तो ठीक है, जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने 2 करोड़ रुपए दिए थे ठीक किए थे, लेकिन ये 1.6 करोड़ एक्स्ट्रा कैसे कोर्ट ने अवार्ड कर दिए? जो 1.6 करोड़ एक्स्ट्रा 1 जज की बेंच ने अवार्ड किया है, ये बहुत इरैशनल है। बिना किसी फिगर्स को देखे, बिना किसी अर्थमेटिक लॉजिक को लगाए 1.6 करोड़ पे कोर्ट आई थी, जिसको फिर 2 जजेस की बेंच ने बोला कि ये इलॉजिकल है और 1.6 करोड़ को सीधा घटा के 50,000 रुपए कर दिया कि आप 2 करोड़ तो दोगे ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा जो है सिर्फ 50,000 रुपए मिलेगा कॉम्पनसेशन के तौर पे। फिर इस पे गायत्री जी गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला ये उठा कि क्या कोर्ट जो है आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है। देखो, आर्बिट्रल अवार्ड में बोल दिया गया था 2 करोड़, लेकिन जज ने बोला पहले कि एक 1.6 करोड़ एक्स्ट्रा है। फिर 2 जजेस की बेंच ने बोला कि नहीं, 1.6 करोड़ नहीं, 50,000 रुपए ही एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का फैसला कोर्ट बदल सकती है? कैन कोर्ट्स मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड? सबसे बड़ा क्वेश्चन इस केस में यही था। अब अगर हमको इसका आंसर देखना है तो हमको सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट में जाना पड़ेगा। अब वहां पे क्या लिखा है? सेक्शन 34 की हेडिंग है सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। यानी अगर कोर्ट चाहे तो वो आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है। सेट असाइड का मतलब होता है डिलीट कर सकती है। कोर्ट चाहे तो आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दे, यानी कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को डिलीट कर दे। लेकिन कोर्ट के पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, या तो वो पूरा का पूरा अवार्ड डिलीट करे या तो वो पूरा का पूरा अवार्ड रखे। ये दो ही ऑप्शन है। ये नहीं कर सकती है कि उसमें अपना मिक्सअप कर दे कि थोड़ा सा आर्बिट्रेशन वाली की बात सुन ले, थोड़ी सी अपनी रीजनिंग घुसा दे। ऐसा नहीं कर सकते, या तो आप पूरा का पूरा रखोगे या तो आप पूरा का पूरा छोड़ोगे। ये चीज क्लैरिटी आई इस पॉइंट पे। तो कोर्ट ने बोला कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन बहुत लिमिटेड मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मल रूल तो ये रहेगा कि आप पूरा का पूरा जजमेंट या तो रखोगे या पूरा का पूरा डिलीट करोगे और बोलोगे या तो नया आर्बिट्रेशन कराओ या तो कोर्ट इस चीज पे फैसला दे। या तो पूरा रखो या तो पूरा छोड़ो। ये नहीं कि मिक्सअप कर दो। लिमिटेड मॉडिफिकेशन अलाउ किया जा सकता है, लिमिटेड। अब लिमिटेड से समझ में आएगा आपको कितना छोटा सा वो स्कोप है। लिमिटेड मॉडिफिकेशन में आप क्लेरिकल मिस्टेक सही कर सकते हो। क्लेरिकल मिस्टेक यानी मान लो, जैसे कि, एक मिनट देना, जैसे कि किसी आर्बिट्रल अवार्ड में लिखा है 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000, जबकि 200 होना चाहिए था। 100 इंटू 2 200 होना चाहिए था, 2000 लिख दिया है। तो कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट सिंपली इसको सही कर देगी, क्योंकि एक अर्थमेटिक मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है। तो इस टाइप की मिस्टेक सही करी जा सकती है। लेकिन आर्बिट्रेशन में जो फैसला दिया गया है, कोर्ट उसको नहीं बदल सकती, है ना। कैन मॉडिफाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मॉडिफाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, कई बार जो है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगी। मान लो उसने बोला कि 1 करोड़ रुपए आपको पे करने हैं 40% इंटरेस्ट के साथ, यानी हर साल आपके ऊपर 40% इंटरेस्ट बढ़ बैठेगा। तो अब सोचो 40% इंटरेस्ट रेट बहुत होता है ना यार, 12 लगा दो, 14 लगा दो, 40 कहाँ लगा रहे हो। तो अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने इरैशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया है तो कोर्ट उसको कम कर देगी।
और लास्ट है 142 फॉर कंप्लीट जस्टिस। बहुत लिमिटेड केसेस में, 0.0001 केसेस में ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आपको आर्टिकल 142 यूज करने की जरूरत पड़े। आर्टिकल 142 में कोर्ट कैसी भी कोर्ट के पास पावर है कि वो कैसा भी फैसला दे सकती है, कोई भी चीज किसी भी तरीके से डिसाइड कर सकती है। तो वहां पे अब कोर्ट चाहे तो कह सकती है कि नहीं भाई, आर्बिट्रल अवार्ड को हम नहीं मानेंगे, या आधा आर्बिट्रल रखेंगे, आधा अपनी देंगे। आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। तो वहां पे आर्टिकल 142 का यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड केसेस। अच्छा, ये 4:1 का जजमेंट था। 4:1 यानी 4 जजेस ने, ये जो आपने जजमेंट अभी पढ़ा, ये 4 जजेस ने बोला था। एक जज थे ऑनरेबल जस्टिस केवी विश्वनाथन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि भाई इसमें जो है डिसेंटिंग जज कौन थे। उन्होंने बोला था कि ये लिमिटेड मॉडिफिकेशन भी अलाउड नहीं होगा। लिमिटेड मॉडिफिकेशन भी आप नहीं कर सकते, आप आर्बिट्रल अवार्ड को छू ही नहीं सकते। आर्बिट्रेशन का अपना फैसला है, कोर्ट का अपना फैसला है। असल में देखो, ये इतना बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि आर्बिट्रेशन के जो फैसले होते हैं ना, मान लो इंडिया में दिया गया, तो वो पूरी दुनिया में मेजॉरिटी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड होता है। जैसे यूएस में जाएगा तो वहाँ पे उसकी इज्जत होगी, और यूके में जाएगा, दुबई में जाएगा, तो वहाँ पे हर जगह वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन का एक कॉमन लॉ है, उसे बोलते हैं यूएन सीट्रल मॉडल लॉ। वो ज़्यादातर यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज में सेम है। अगर कोर्ट ने बीच में, मान लो आर्बिट्रेशन ने कोई फैसला दिया, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला दिया, कोर्ट उसके बीच में बोलती है कि नहीं भाई, ये फैसला नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो अब शायद उस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का रिकॉग्निशन बाहर कंट्रीज में ना हो, क्योंकि वो तो इंडिया की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। देखो, इंडिया में जो लॉ है वो हर जगह सेम लॉ नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन को लेकर इंडिया में जो लॉ है वही यूएस में है, वही जितनी भी यूएन कंट्रीज है वहां पे कॉमन लॉ है। तो इंडिया के आर्बिट्रल फैसले की वैल्यू यहाँ पे भी है, बाहर कहीं पे भी है। अगर अगर यहाँ की कोर्ट उस फैसले में घुसती है, उसको चेंज करने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि बाहर की कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज ना करे, और रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से फिर वो उतना उसका अच्छा नहीं रह जाएगा, उतना महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि उसको बिल्कुल छूना ही नहीं है। 4 जजेस की बेंच ने बोला कि थोड़ा बहुत छू सकते हैं, लिमिटेड, मान लो कोई मिस्टेक विस्टेक होगी तो क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और ऑनरेबल जस्टिस के विश्वनाथन ने बोला कि उतना भी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल छू ही नहीं सकते उस अवार्ड को। फोर्थ है मानूर फातिमा वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल इसमें बोला, देखो, आपको हर कुछ दिन पे ये जजमेंट मिलेगा कि अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट से कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कई बार मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, हमने उसका लिए एक सेल अग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, इतने पैसे में बेच रहा है, दोनों लोगों ने साइन कर लिया, इसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। अगर आप ये करते हो, इसकी रजिस्ट्री नहीं कराते हो, तो ये इनवैलिड है, ये बेकार है। ठीक है, इससे आपकी टाइटल कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी ए से बी के पास चली जाएगी, भले आपने लिखित में किया हो, भले आपने साइन किया हो, रजिस्ट्री कराना जरूरी है। अब रजिस्ट्री वाली जो बात है, ये सूरज लैम्प के केस में बोली गई थी। सूरज लैम्प के केस में जब आप ये जजमेंट पढ़ोगे, हर एक महीने में आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे। हर महीने आपको 3-4 दिन में आप ऐसे कैसे केसेस दिखते रहेंगे कि भाई लोगों ने जो है अग्रीमेंट किया है, उस पर साइन वाइन किया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई, और रजिस्ट्री ना कराने की वजह से फंस गए बाद में। हर जगह पे ये केस साइट होता है। सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2012 का जजमेंट है, लेकिन मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि साइटेड होता है, हर हर साल के जजमेंट में आपको साइट करते हैं। जो 4th नंबर का जजमेंट था उसमें भी इसको साइट किया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या बोला है इसमें भाई, देखो, इसमें ये बताया गया कि नॉर्मली जब लोग जैसे टैक्स बचाने के लिए कई बार ट्रांसफर करते हैं ज़मीनों को, तो इस तरीके से करते हैं ज़मीन को, और ये सही तरीका नहीं होगा। सबसे पहले वो एक सेल अग्रीमेंट बनाते हैं कि ए प्रॉपर्टी अपनी बी को बेच रहा है, कितने की बेच रहा है, क्या बेच रहा है, सारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसमें ए भी साइन कर लेता है, बी भी साइन कर लेता है। लेकिन ये रजिस्ट्री नहीं कराते इसकी। रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो रजिस्ट्री नहीं कराया, टैक्स से बच गए। उसके बाद एक जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ए बी को दे देगा। जैसे जीपीए का मतलब ये होता है कि जो भी ए के राइट्स थे ना, अब वो बी के राइट्स होंगे। मतलब बी एक तरीके से एजेंट हो गया है, ए का वैलिड एजेंट है। अब ए जो भी कर सकता था अपनी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल ए किसी को रेंट पे दे सकता है, तो वो बी भी रेंट पे दे सकता है। ए रह सकता था तो बी भी इस जमीन पे रह सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, इसको बनाने में भी कोई खर्चा नहीं है। और लास्ट में एक विल बना देता था ए बी के फेवर में कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हमेशा के लिए हो जाएगी। तो विल में एक पेपर पे लिख दिया साइन वाइन करके।
अब इसमें किसी भी चीज़ में खर्चा नहीं है, कहीं पे सरकार के पास नहीं जाना, कहीं पे रजिस्ट्री नहीं करानी, और लोग रजिस्ट्री के पैसों से बचने के लिए, बहुत टैक्स वैक्स से बचने के लिए ये तरीका करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसमें बोल दिया कि ये तरीका वैलिड नहीं है। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो आप फंस जाओगे और आपकी ओनरशिप नहीं रहेगी। इस केस में भले जो कुछ भी हो गया, ओनरशिप अभी एक ही रहे। कोर्ट ने ये बोल दिया था, क्योंकि अगर आप टैक्स से बचने के लिए कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट राइट, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लास्ट में हमारे पास कोर्सेज हैं जुडिशल सर्विसेज को लेके, एपीओ, एपीपी, एडीपीओ, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट के, उन सब को लेके, लैंग्वेज को लेके, जीएसजीके को लेके। तो आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, वहाँ आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।